साथियों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं वायु प्रदूषण निवारण व नियंत्रण अधिनियम 1981 1981। इस अधिनियम के बनाने का क्या उद्देश्य है यह भी बताएंगे। साथ ही साथ केंद्रीय बोर्ड, राज्य बोर्ड का गठन कैसे होता है यह भी बताएंगे। उसके बाद राज्य बोर्ड के कार्य, शक्तियां, दंड के प्रावधान क्या है और प्रदूषण निवारण नियंत्रण के क्या प्रावधान किए गए इस अधिनियम में, ये सारी बातें हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी करें। साथियों, आज के समय में पर्यावरण प्रदूषण एक गंभीर समस्या है। जिस प्रकार से औद्योगिक धंधों का विकास हुआ है, जनसंख्या बढ़ी है, वाहनों का उपयोग हुआ है, उससे पर्यावरण प्रदूषण और ज्यादा बढ़ा है। साथियों, आज के समय में पर्यावरण प्रदूषण एक गंभीर समस्या है। विश्व के सभी देश इस समस्या से चिंतित हैं। तेजी से बढ़ते औद्योगिकरण, कल कारखानों व वाहनों की दिनों दिन बढ़ती संख्या ने पर्यावरण प्रदूषण को जन्म दिया है। वायुमंडल में जहरीली गैसों की मात्रा में लगातार वृद्धि हो रही है, क्योंकि उद्योग धंधों से निकली हुई जहरीली हवा वायुमंडल में जाकर के और अधिक जहरीली हवाओं में, जहरीली गैसों में वृद्धि कर रही है। वायु प्रदूषण की यह समस्या इतनी जटिल हो रही है कि बहुत से जो एक्सपर्ट हैं इसके निवारण तथा नियंत्रण के लिए लगे हुए हैं। जो पर्यावरण के एक्सपर्ट हैं वो इस समस्या से निपटने के लिए लगे हुए हैं। किस प्रकार से इस समस्या से निपटा जाए इसके लिए प्रयासरत हैं। वायु में प्रदूषित गैसों तथा अन्य घातक रसायनों के कारण सुरक्षा कवच ओजोन परत को भी क्षति पहुंची है। वायु प्रदूषण के कारण ही जो हमारी सुरक्षा कवच है ओजोन परत, उसको भी नुकसान पहुंचा है। बड़े बड़े महानगरों जैसे कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास, मुंबई इत्यादि में तो वायु प्रदूषण की समस्या ने गंभीर रूप ले लिया है। प्राकृतिक वातावरण को संरक्षित बनाए रखने और प्रदूषणीय कारकों पर प्रतिबंध लगाए जाने के उद्देश्य से मानवीय पर्यावरण विषय पर जून 1972 में स्टॉकहोम में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदूषण की समस्या के निवारण के लिए अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। साथियों, विश्व स्तर पर एक सम्मेलन हुआ था 1972 में, जो कि स्टॉकहोम में हुआ था और विश्व के 58 देश शामिल हुए थे, इसमें भारत भी शामिल हुआ था। और इस सम्मेलन में बढ़ते पर्यावरण प्रदूषण और पर्यावरण का कैसे संरक्षण किया जाए, प्रदूषण कैसे निवारण हो, इन सारे मुद्दों पर चर्चा हुई थी और अनेक महत्वपूर्ण निर्णय भी हुए थे, सुझाव भी आए थे कि इनका पालन किया जाना चाहिए, जिसको सभी देशों ने अपनाया है, भारत ने भी अपनाया है। भारत सरकार ने भी वायु प्रदूषण के निवारण तथा नियंत्रण हेतु आवश्यक प्रावधान करने का निर्णय लिया। जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1974 के अधीन केंद्रीय जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया। इसी प्रकार पर्यावरण संरक्षण करने के उद्देश्य से ही जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण बोर्ड का गठन भारत सरकार ने 1974 में ही कर दिया था। उसके बाद फिर वायु प्रदूषण के निवारण नियंत्रण के लिए भी कानून बनाया गया। क्यों? क्योंकि जल के लिए बन गया तो यह भी प्रस्तावित किया गया कि अब वायु के लिए भी कानून बनाया जाए कि जिस प्रकार से वायु का प्रदूषण हो रहा है उससे कहीं ना कहीं ओजोन परत, जो कि हमारी सुरक्षा कवच है, उसको नुकसान पहुंच रहा है, उसके लिए कानून बनाना जरूरी है। तो इसलिए 1981 में वायु प्रदूषण निवारण अधिनियम पारित किया गया। क्या किया गया? वायु प्रदूषण निवारण अधिनियम पारित किया गया। तो साथियों, ये पारित होने का कारण था कि वायु प्रदूषण निवारण अधिनियम क्यों बना। अब हम पढ़ेंगे उद्देश्य। इस अधिनियम के बनाने का उद्देश्य क्या है। तो पहला पॉइंट है इसका, इस अधिनियम को लाने का उद्देश्य औद्योगिक क्षेत्रों में उद्योगों के कारण फैले वायु प्रदूषण को रोकना। साथ ही इसका मेन उद्देश्य यही है कि औद्योगिक क्षेत्रों में जिस प्रकार मनमाने ढंग से ईंधन जलाया जाता है और धुआं और ये जहरीली गैसों का छोड़ा जाना, इन सारी चीजों को रोकना। उद्योग धंधों से बहुत ज्यादा प्रदूषण फैलता है, चाहे वह वायु प्रदूषण हो, चाहे जल प्रदूषण हो, चाहे थल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण हो। इन सभी प्रकार के प्रदूषण
उद्योग धंधों से फैलते हैं। इसलिए इस अधिनियम को लाने का उद्देश्य औद्योगिक क्षेत्रों में उद्योगों के कारण फैले वायु प्रदूषण को रोकना तथा इन क्षेत्रों में से अति घनी आबादी वाले क्षेत्र में इसके विपरीत प्रभाव को रोकने के लिए जरूरी कदम उठाना। जहां अति सघन आबादी है यानी कि जहां जनसंख्या ज्यादा है वहां पर सुरक्षात्मक उपाय के लिए कदम उठाना ताकि बीमारियों से लोगों को बचाया जा सके। एक सर्वेक्षण संस्था द्वारा किए गए अध्ययन के परिणामों के अनुसार कलकत्ता, मुंबई, दिल्ली जैसे बड़े नगरों में वायु प्रदूषण का कुप्रभाव दिखाई देने लगा जिसे रोकना जरूरी था। साथियों, एक सर्वेक्षण हुआ इस अधिनियम के बनने के पहले, तो यह सर्वेक्षण में सामने आया कि जो बड़े महानगर हैं वहां वायु प्रदूषण का बहुत ज्यादा प्रभाव है और कई बीमारियां फैल रही हैं, आंखों में जलन होती है। तो इन सारी समस्याओं को दूर करने के लिए इस अधिनियम को लाया गया। दूसरा पॉइंट है, अनेक नियंत्रणों के पश्चात भी औद्योगिक कार्यकलापों द्वारा मानव द्वारा किए गए रोजमर्रा के कार्यों जैसे यातायात, घरेलू ईंधन, चिमनियों के धुएं इत्यादि से वायुमंडल में प्रदूषण पैदा होता था। इसे कम करने के उद्देश्य से भी इस अधिनियम की जरूरत महसूस हुई। साथियों, अनेक नियंत्रणों के पश्चात, अनेक प्रकार की कंट्रोलिंग रूल्स रेगुलेशन के पश्चात भी जब कंट्रोल नहीं हो पाया तो फिर इस प्रकार का अधिनियम लाया गया। साथियों, वायुमंडल को प्रदूषित होने से बचाने हेतु जो समस्याएं होती हैं, वायुमंडल को प्रदूषण होने से बचाने हेतु जो समस्याएं होती हैं उन्हें हल करने के लिए केंद्रीय जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण बोर्ड द्वारा कार्रवाई एवं उपायों को कार्यान्वित करने और इसके अंतर्गत निवारण, नियंत्रण तथा अन्य उपाय में काम में लाने और जहां इस बोर्ड का गठन नहीं किया गया है वहां इस अधिनियमों के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए राज्य प्रथम बोर्ड स्थापित करने का कार्य कर सकता था। साथियों, वायुमंडल प्रदूषण को बचाने के लिए यह जरूरी था कि बोर्डों का गठन किया जाए ताकि समस्याओं का निवारण किया जा सके। क्योंकि जल निवारण जो अधिनियम है वो उतनी अच्छे तरीके से वायु प्रदूषण को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। कुछ प्रावधान ऐसे थे जो जल प्रदूषण में नहीं थे, वो केवल जल प्रदूषण में फोकस था। लेकिन बढ़ती हुई पॉपुलेशन और डेवलपमेंट के युग में औद्योगिकरण के कारण जिस गति से वायु प्रदूषित हुई है तो हमारे सामने ये समस्या थी कि कैसे भी करके इस प्रकार के प्रदूषण पर कंट्रोलिंग की जाए। इसलिए भी इस अधिनियम का निर्माण किया गया, मतलब इस अधिनियम की जरूरत महसूस हुई और अधिनियम पारित किया गया। साथियों, इस अधिनियम का उद्देश्य इन जो हमने आपको बताए हैं तथ्य, इन सारे तथ्यों और इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए करना था ताकि एक स्वच्छ वातावरण मिले और उसमें हम सब जीवन यापन कर सकें। इस तरह वायु अधिनियम के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य यही है कि वायु प्रदूषण का निवारण, नियंत्रण और उपशमन करना, यानी कि जो वायु प्रदूषण है उसको खत्म करना, उस पर नियंत्रण करना और वायु प्रदूषण निवारण, नियंत्रण और उपशमन के उद्देश्यों को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए केंद्रीय तथा राज्य बोर्डों की स्थापना करना। उपयुक्त उद्देश्यों को करने के उद्देश्य से बोर्डों को उससे संबंधित शक्ति संदेशित करना। उपयुक्त सभी संबंधित अन्य विषय वस्तु से संबंध, अधिकार और कर्तव्य से बोर्डों को समृद्ध करना। ये सारे उद्देश्य थे जो हमने अभी आपको डिटेल में बताए हैं, वही हमने अभी आपको शॉर्ट में बता दिए कि वायु प्रदूषण अधिनियम जो बना है इसके बनाने का मेन उद्देश्य यही था कि कैसे भी करके वायु प्रदूषण का निवारण किया जाए, नियंत्रण किया जाए और इसके लिए केंद्रीय राज्य बोर्ड की स्थापना की जाए और उद्देश्यों को प्राप्त किया जाए। इस अधिनियम के आरंभ में स्पष्ट तौर पर यह अंकित किया गया है कि यह अधिनियम वायु प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण हेतु प्रावधान किया गया है। मतलब इस अधिनियम के प्रारंभ में बताया गया है कि जो अधिनियम है इसमें ऐसे प्रावधान किए गए हैं जिससे कि वायु प्रदूषण को नियंत्रित व निवारित किया जा सके।
वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण हेतु प्रावधानित किया गया है, जो बोर्ड के माध्यम से वायु प्रदूषण का निवारण तथा नियंत्रण कराएगा। बोर्ड यानी केंद्रीय बोर्ड और राज्य बोर्ड के माध्यम से इसका निवारण कराएगा। बोर्ड इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों का निर्वहन करेगा। जो राज्य और केंद्रीय बोर्ड रहेंगे, इस अधिनियम में जो शक्तियां दी गई हैं उनका प्रयोग करेंगे। उस अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर दोषी व्यक्तियों को दंडित किए जाने का भी उपबंध किया गया है। जो व्यक्ति इस अधिनियम के तहत उन प्रावधानों का उल्लंघन करेगा तो उनके खिलाफ फिर कार्रवाई भी की जाएगी, दंडित भी की जाने का प्रावधान किया गया है। इस अधिनियम के द्वारा ऐसे उद्योगों पर भी रोक लगाने का प्रावधान है जिनके द्वारा वायु प्रदूषण फैलाया जा रहा है। साथियों, इस अधिनियम में यह प्रावधान है कि अगर मान लीजिए कोई उद्योग है जिनसे प्रदूषण फैलाया जा रहा है, वायु प्रदूषण, तो फिर उनको रोका जाएगा, उनको बंद करने का भी प्रावधान है। वायु प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण हेतु आर्थिक संसाधन उपलब्ध कराने, प्राधिकारियों तथा परिषद का गठन करने तथा अभियोजन चलाए जाने हेतु जरूरी उपबंध भी इस अधिनियम के अधीन किए गए हैं। साथियों, चूंकि देखिए कोई भी अधिनियम बना है उसको लागू करना है, संचालित करना है, तो उसके लिए संसाधन की जरूरत पड़ेगी और साथ ही साथ सदस्यों की आवश्यकता होगी। तो इसके लिए संपूर्ण व्यवस्था इस अधिनियम में की गई है कि किस प्रकार से कैसे क्या किया जाएगा, ये सारा का सारा इसमें बताया गया है। तो साथियों, धारा 1 के अनुसार, इस अधिनियम की धारा 1 के अनुसार इस अधिनियम का नाम वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1981 होगा। साथियों, इसका विस्तार समस्त भारत में होगा। यह उस तिथि से प्रवृत्त होगा जिसे कि केंद्रीय सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियुक्त करे। यह अधिनियम 16 मई 1981 से भारत में लागू किया गया। किस तारीख से? 16 मई 1981 से यह अधिनियम लागू किया गया है, वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1981। इसकी धारा 3 क्या कहती है? इसकी धारा 3, इस अधिनियम की धारा 3 कहती है कि बोर्ड का गठन, किस बोर्ड का गठन? धारा 3 के अधीन केंद्रीय तथा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना का प्रावधान किया गया है। केंद्रीय तथा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना का प्रावधान किया गया, जिसके मुताबिक केंद्रीय सरकार राजपत्र में घोषित अधिसूचना द्वारा नियत तारीख से केंद्रीय बोर्ड का गठन कर सकती है, जिसका नाम केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड होगा। और यह बोर्ड इस अधिनियम के अधीन दिए गए प्रावधानों के अनुसार प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग तथा निर्दिष्ट कृत्यों का पालन करेगा। मतलब ये हुआ कि इस अधिनियम की धारा 3 में प्रावधान है कि केंद्रीय और राज्य बोर्ड के गठन किए जाएंगे। केंद्र सरकार केंद्रीय बोर्ड का गठन करेगी और केंद्रीय बोर्ड जिसका गठन किया जाएगा उसके पास समस्त शक्तियां, पावर रहेंगे कि जो कार्य करना है उन कार्यों को करने के लिए शक्तियां और अधिकार चाहिए, तो वो इस अधिनियम में दिए गए हैं। इसी तरह राज्यों के लिए भी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड गठित किए जाने का प्रावधान किया गया है, जो कि धारा 4 में उपबंधित है, जिसके मुताबिक राज्य सरकार सरकारी राजपत्र में नियत तिथि से घोषित अधिसूचना जारी कर एक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन करेगी और इस बोर्ड का नाम अधिसूचना में सम्मिलित किया जाएगा। और इस तरह गठित बोर्ड इस अधिनियम के जो उपबंध हैं उनको पाने के लिए, उन कर्तव्यों का पालन के लिए शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं, इसमें स्पष्ट रूप से दिया गया है। साथियों, इस अधिनियम की धारा 3 और 5 के अंतर्गत गठित केंद्रीय बोर्ड, राज्य बोर्ड अपने निर्दिष्ट नामों का शाश्वत अधिकार और समान मुद्रा वाला एक निगमित निकाय होगा, जिसका विधिक व्यक्तित्व एवं पृथक एवं स्वतंत्र अस्तित्व होगा। जो ये संगठन है इनका स्वयं का अस्तित्व होगा, स्वयं का व्यक्तित्व होगा, ये पृथक माना जाएगा। जैसे इस अधिनियम के अंतर्गत दिए गए प्रावधानों के अधीन रहते हुए संपत्ति के अर्जन, धारण, बयान करने का अधिकार होगा। साथियों, इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ये जो बोर्ड बनेंगे ये संपत्ति अर्जित कर सकते हैं और व्यय भी कर सकते हैं, ये स्वतंत्र माने जाएंगे। साथियों, अब हम आपको बताएंगे केंद्रीय बोर्ड के कौन कौन से सदस्य होंगे। केंद्रीय बोर्ड का गठन विभिन्न क्षेत्रों के धारा 3 सब क्लॉज 2 के अंतर्गत दिए गए निम्नलिखित सदस्यों द्वारा किया जाएगा। विभिन्न क्षेत्रों के सदस्य इसमें शामिल होंगे। धारा 3 जो अधिनियम की धारा 3 सब क्लॉज 2 में प्रावधान किया गया है केंद्रीय बोर्ड के सदस्यों के बारे में, तो इसमें पहला पॉइंट है केंद्रीय सरकार द्वारा निर्देशित किए जाने वाला एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होगा। एक व्यक्ति क्या होगा? अध्यक्ष होगा, केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा और जिसको इस संबंध में ज्ञान हो। किस संबंध में?
पर्यावरण संरक्षण से संबंधित विषयों के बारे में उसको जानकारी हो और वह व्यवहारिक अनुभव रखता हो। दूसरा पॉइंट है केंद्रीय सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य जिनकी संख्या 5 से ज्यादा नहीं होगी। केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले 5 सदस्य होंगे। तीसरा पॉइंट है राज्य बोर्डों के सदस्यों में से, जो राज्य बोर्ड के सदस्य हैं उनमें से भी कितने रहेंगे, केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट जिनकी संख्या 5 होगी, 5 सदस्य राज्य बोर्ड से रहेंगे। उसके बाद कह रहे हैं कृषि मत्स्य उद्योग अथवा अन्य किसी उद्योग या व्यापार या किसी अन्य हित का जिसका केंद्रीय सरकार की राय में प्रतिनिधित्व होना चाहिए, मतलब जिसका केंद्रीय सरकार की राय में कि ये जो विभाग है इनका भी प्रतिनिधित्व इसमें होना चाहिए, उनके भी कितने मेंबर रहेंगे, अशासकीय, केंद्र सरकार द्वारा अशासकीय व्यक्तियों के नाम जिनकी संख्या 3 से ज्यादा नहीं होगी। उसके बाद कह रहे हैं कि केंद्र सरकार के स्वामित्व, नियंत्रण अथवा प्रबंध के अधीन कंपनियों जिनमें केंद्र सरकार का प्रभुत्व है, स्वामित्व है, नियंत्रण है, उनके भी 2 व्यक्ति रहेंगे तथा एक पूर्णकालिक सचिव रहेगा। जिसका मतलब कुल मेंबर कितने हुए, एक अध्यक्ष हो गया, 5 केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले हो गए, और उसके बाद कह रहे हैं कि फिर ये भी बता रहे हैं कि और कौन होंगे दूसरे, और केंद्रीय बोर्ड में 5 राज्य बोर्ड के सदस्य रहेंगे और 3 क्या रहेंगे, 3 लोग रहेंगे अशासकीय व्यक्ति और 2 लोग रहेंगे केंद्र सरकार द्वारा नियमित और एक सचिव, कुल 17 मेंबर अध्यक्ष सहित रहेंगे। तो साथियों ये केंद्रीय बोर्ड के सदस्य हो गए। अब बात कर लेते हैं राज्य बोर्ड के सदस्य के बारे में। अधिनियम की धारा 5(2) के अंतर्गत निम्न तरह के सदस्यों द्वारा राज्य बोर्ड का गठन किया जाता है। कौन कौन से सदस्य हैं? पहला, जिस प्रकार केंद्र के हैं वैसे ही राज्य के हैं। जिस प्रकार जल प्रदूषण निवारण अधिनियम में सदस्य संख्या 17 है, वैसे ही वायु प्रदूषण निवारण अधिनियम में भी सदस्य संख्या 17 है। राज्य बोर्ड में राज्य सरकार द्वारा नामित एक पूर्णकालिक या अंशकालिक अध्यक्ष जिसको पर्यावरण संरक्षण से संबंधित विषयों के बारे में जानकारी है, ज्ञान है, अनुभव रखता है, एक अध्यक्ष होगा राज्य सरकार के द्वारा। फिर उसमें बता रहे हैं कि राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले 5 सदस्य, ज्यादा से ज्यादा 5 सदस्य जो कि राज्य सरकार द्वारा निर्देशित व्यक्ति होंगे वो होंगे। उसके बाद कह रहे हैं कि राज्य सरकार के भीतर कार्य करने वाले स्थानीय प्राधिकारियों के सदस्यों में से कम 5 सदस्य और होंगे। फिर उसके बाद कह रहे हैं कि 3 अशासकीय सदस्य होंगे जो कि कृषि, मत्स्य उद्योग या किसी उद्योग या व्यापार जिनका राज्य सरकार चाहती है, राज्य सरकार की राय में प्रतिनिधित्व होना चाहिए, उनके भी 3 व्यक्ति रहेंगे। उसके बाद राज्य सरकार के स्वामित्व, नियंत्रण अथवा प्रबंध के अधीन कंपनियों का, निगमों का प्रतिनिधित्व करने वाले 2 व्यक्ति रहेंगे। जिन कंपनियों में, निगमों में सरकार, राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व है, उनके भी 2 मेंबर रहेंगे, एक सचिव रहेंगे। ऐसे क्या होगा, 17 मेंबर हो सकते हैं। साथियों इस अधिनियम की धारा 6 के मुताबिक किसी संघ राज्य क्षेत्र के लिए राज्य बोर्ड गठित नहीं किया जाएगा। वहां पर केंद्रीय बोर्ड ही उस संघ राज्य क्षेत्र के लिए राज्य बोर्ड की शक्तियों का प्रयोग करेगा। वहां पर संघ क्षेत्र में क्या होगा, केंद्रीय बोर्ड ही लागू होगा। अब बात कर लेते हैं सदस्यों की सेवा शर्तें अथवा अवधि। धारा 7 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि राज्य बोर्ड के सदस्य सचिव को छोड़ करके अपनी नियुक्ति की तिथि से 3 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बने रहेंगे। कितनी अवधि तक? 3 वर्ष तक की अवधि तक अपने पद में बने रहेंगे और उक्त अवधि खत्म होने के बाद वे नई नियुक्ति होने तक पद में बने रहेंगे। 3 वर्ष तक का नियम है कि 3 वर्ष तक रहेंगे और फिर नई नियुक्ति होने तक भी बने रहेंगे। बोर्ड के सदस्य तथा अध्यक्ष लिखित में त्याग पत्र देकर अपने पद से मुक्त हो सकते हैं। जो सदस्य हैं, अध्यक्ष हैं, अपने पद से लिखित में इस्तीफा देकर मुक्त हो सकते हैं। अध्यक्ष राज्य सरकार को एवं सदस्य बोर्ड के अध्यक्ष को अपना त्याग पत्र पेश करेंगे। जो अध्यक्ष रहेगा वो किसको, राज्य सरकार को देगा त्याग पत्र, और जो सदस्य हैं वो अध्यक्ष को देंगे। बोर्ड के सदस्य का पद उस समय रिक्त समझा जाएगा जबकि वह बिना किसी कारण से लगातार 3 बैठकों में अनुपस्थित हो जाता है। अगर कोई सदस्य लगातार 3 बैठकों में अनुपस्थित हो जाता है तो यह माना जाएगा कि वह उस सदस्य का पद खाली है। बोर्ड में हुई आकस्मिक रिक्ति नए नामांकन द्वारा पूर्ण होगी। अगर कोई आकस्मिक इस प्रकार की रिक्ति हो जाती है, पद खाली हो जाता है, तो फिर इसका क्या होगा, नामांकन होगा और रिक्ति की पूर्ति होगी नए नामांकन द्वारा। बोर्ड के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति की अन्य सेवा शर्तें वही होंगी जो निर्धारित की जाए। साथियों ये हमने सदस्यों की सेवा शर्तें, अवधि बता दी। अब हम आपको बताएंगे हटाया कैसे जाएगा अयोग्य होने पर।
इस अधिनियम की धारा 8 के मुताबिक कोई भी व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन राज्य बोर्ड का सदस्य नहीं होगा। कब नहीं होगा? जब वह दिवालिया हो, जब वह विकृत मस्तिष्क वाला हो और सक्षम न्यायालय द्वारा उसे विकृत चित्र घोषित कर दिया गया हो, या राज्य सरकार के मत में वह किसी नैतिक अक्षमता हेतु दोष सिद्धि किया गया है, या इस अधिनियम के अंतर्गत किसी अपराध में सजायाफ्ता है, या किसी उद्योग या फर्म के व्यवसाय में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भागीदार है, किसी फर्म में भागीदार है, या किसी कंपनी या फर्म में निदेशक है, सचिव है, उसको भी हटाया जा सकता है, या राज्य सरकार के विचार में जो सदस्य है, राज्य सरकार के विचार में उस सदस्य ने अपने पद का दुरुपयोग किया है तो भी राज्य सरकार उसको हटा सकती है। राज्य सरकार ऐसे सदस्यों को लिखित में आदेश द्वारा उसे पद से हटा सकेंगी। धारा 9 के अधीन अगर बोर्ड का सदस्य अपने पद के अयोग्य हो जाता है तो उसका पद रिक्त माना जाएगा। तो साथियों, ये हमने आपको अयोग्यता के बारे में बता दिया। अब हम आपको बताएंगे कार्य, केंद्रीय बोर्ड के कार्य और राज्य बोर्ड के कार्य क्या है, ये हम आपको बताएंगे। साथियों, वायु प्रदूषण निवारण अधिनियम की धारा 1981 के अध्याय 3 की धारा 16 के अधीन केंद्रीय बोर्डों के कार्यों का उल्लेख किया गया है कि केंद्रीय बोर्ड के क्या क्या कार्य उनका उल्लेख किया गया है। केंद्रीय बोर्ड का प्रमुख कार्य, केंद्रीय बोर्ड का प्रमुख कार्य है इस अधिनियम के जो उपबंध हैं, उपबंधों के अधीन रहते हुए जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 के अंतर्गत अपने कृत्यों के निर्वहन पर प्रभाव डाले बिना वायु की गुणवत्ता में सुधार लाना तथा वायु प्रदूषण का निवारण, नियंत्रण तथा उपशमन करना। इन कार्यों का पालन केंद्रीय बोर्ड द्वारा विशिष्टता तथा पूर्वगामी कृत्य की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बगैर किया जाना चाहिए। साथियों, जो जल प्रदूषण निवारण अधिनियम 1974 बना है उसको प्रभावित किए बगैर इस प्रकार से कार्य करना है जिससे कि वायु प्रदूषण को रोका जा सके, नियंत्रण किया जा सके, उसको खत्म किया जा सके। तो ये एक कार्य है इस किसका? केंद्रीय बोर्ड का। दूसरा कार्य है कि वायु की गुणवत्ता में सुधार लाने हेतु, वायु प्रदूषण के निवारण के लिए, वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए, वायु प्रदूषण के उपशमन के लिए, इनसे संबंधित किसी विषय पर केंद्रीय बोर्ड केंद्र सरकार को अपनी सलाह दे सकता है। इसका एक कार्य भी है कि वायु प्रदूषण को रोकने के लिए, नियंत्रण करने के लिए, उपशमन करने के लिए केंद्र सरकार को यह बोर्ड क्या करेगा? सलाह दे सकेगा, दे सकता है। तीसरा कार्य है कि केंद्रीय बोर्ड वायु प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण तथा उपशमन के लिए राष्ट्रव्यापी योजना तैयार करेगा और उस योजना को कार्य रूप में परिणत करेगा, अर्थात योजना के अनुसार उन कार्यों का निष्पादन करेगा। एक योजना प्लानिंग तैयार की जाएगी किस तरीके से वायु प्रदूषण को कंट्रोल में किया जाए, किस प्रकार से वायु प्रदूषण का निवारण किया जाए, उसके लिए एक योजना तैयार की जाएगी, फिर योजना के अनुसार ही कार्य होगा। चौथा कार्य है केंद्रीय बोर्ड का यह कार्य भी बहुत जरूरी एवं महत्वपूर्ण है कि वह विभिन्न राज्य बोर्डों के क्रियाकलापों में समन्वय बनाए रखे, उनके बीच कोई विवाद पैदा हो उन्हें सुलझाए तथा उनकी समस्याओं का निराकरण करे। मतलब केंद्रीय बोर्ड का कार्य है कि राज्य बोर्ड से समन्वय स्थापित करे। क्या करे? इस प्रकार की समन्वय की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? क्योंकि उनके बीच कभी भी विवाद ना हो, विवाद हो तो फिर उसको सुलझाया जाए। केंद्रीय बोर्ड और राज्य सरकार के बोर्ड दोनों मिलकर के कार्य करें जिससे कि वायु प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सके। नंबर 5वां कार्य है कि किन्हीं कार्यों में केंद्रीय बोर्ड राज्य बोर्डों को तकनीकी मदद दे सकती है, उनका मार्गदर्शन या मार्ग निर्देशन कर सकती है। साथ ही केंद्रीय बोर्ड राज्य बोर्ड को तकनीकी मदद कर सकती है और उनको मार्गदर्शन दे सकती है। इसी प्रकार साथियों, छठवां कार्य है कि अगर केंद्रीय सरकार इस अधिनियम की धारा 18 की उपधारा 2 के अधीन यह समझती है कि उसके द्वारा दी गए किसी निर्देश की अवहेलना राज्य बोर्ड द्वारा की गई है तो केंद्रीय सरकार उस निर्देश का पालन केंद्रीय बोर्ड द्वारा कराएगी। अगर मान लीजिए केंद्रीय सरकार को लगता है कि केंद्रीय बोर्ड द्वारा अधिनियम की धारा 18(2) के अधीन यह समझती है कि उसके द्वारा दिए गए किसी निर्देश की अवहेलना राज्य बोर्ड द्वारा की गई। मान लीजिए केंद्रीय बोर्ड ने कोई निर्देश दिया राज्य बोर्ड को, अब राज्य बोर्ड उस निर्देश की अवहेलना कर रहा, केंद्र सरकार ने कोई निर्देश दिया कि भाई ये चीज होनी चाहिए और राज्य बोर्ड उसकी अवहेलना कर रहा है, तो केंद्र सरकार वही कार्य केंद्रीय बोर्ड से करवा सकती है। क्या कर सकती है? केंद्रीय बोर्ड से करवा सकती है और उस कार्य में जो भी खर्चा आएगा वो राज्य बोर्ड से वसूलेगी। ये धारा 18 सब क्लॉज 2 में उपबंधित है। साथियों, 7वां कार्य है वायु प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण अथवा उस उपशमन के कार्यक्रमों में लगे हुए या लगाए जाने वाले व्यक्तियों के प्रशिक्षण। साथियों, जो भी व्यक्ति इस प्रकार के कार्यक्रमों में लगे हुए हैं जो कि लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि कैसे
वायु प्रदूषण कम किया जाए, उनको प्रशिक्षित किया जाए। साथियों, अगला कार्य है 8वां, केंद्रीय बोर्ड अपने कर्मचारियों तथा अधिकारियों को जनसंपर्क हेतु नियुक्त कर सकता है और जनसंपर्क के माध्यम से वायु प्रदूषण के निवारण नियंत्रण के संबंध में व्यापक योजनाएं तैयार कर उन्हें कार्यान्वित करा सकता है। साथियों, जनसंपर्क बहुत जरूरी है, जनता से संपर्क बहुत जरूरी है। जो भी मेंबर है, सदस्य है केंद्रीय बोर्ड के, उनका संपर्क सीधे जनता से होना चाहिए ताकि जनता को जागरूक करें और वायु प्रदूषण को नियंत्रित उससे करें। साथियों, 9वां कार्य है कि केंद्रीय बोर्ड वायु प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण और उपशमन को प्रभावी रूप देने के लिए प्रकल्पित उपायों से संबंधित तकनीकी तथा सांख्यिकी आंकड़े एकत्रित करे, संकलित करे तथा प्रकाशित कर सकता है एवं वायु प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण एवं उपशमन से संबंधित निर्देशिकाएं, संहिताएं तथा पथ प्रदर्शिकाएं तैयार कर सकता है। साथियों, पहले काम क्या करेगा केंद्रीय बोर्ड की डाटा कलेक्ट करेगा, प्रदूषण कितना बढ़ा है, कैसे बढ़ा है, कहाँ कम हुआ, कहाँ ज्यादा हुआ है, किस प्रकार से कम किया गया है, ये सारे डाटे एकत्रित करना और अपनी उपलब्धियां प्रकाशित करना, बताना लोगों को, और साथ ही साथ ये भी बताना कि आपको किस प्रकार से काम करना है। अभी हाल ही में ये आया था कि जो होटल वगैरह है उनके बाहर तंदूरी भट्टी का देखा जाता था कि कोयला तंदूरी भट्टी लगी हुई है तंदूरी रोटी के लिए, तो उस पर भी रोक लगाई गई कि उससे प्रदूषण हो रहा है। वाहनों को, जिनसे ऐसे वाहन जो पुराने हो गए हैं, धुआं दे रहे हैं, उनको ना उपयोग मिला, ऐसे मार्गदर्शन है कि किस प्रकार से आपको करना है। तो ये सारी चीजें, पराली न जलाएं जिससे वायु प्रदूषण होगा, तो ये पथ प्रदर्शिकाएं या निर्देशिकाएं जारी करना केंद्रीय बोर्ड का कार्य है, जिससे कि वायु प्रदूषण को कम किया जा सके। 10वां कार्य है केंद्रीय बोर्ड किसी क्षेत्र विशेष या किसी क्षेत्र के किसी विशिष्ट भाग के लिए वायु की गुणवत्ता को निर्धारित कर सकता है। साथियों, ये केंद्रीय बोर्ड को यह अधिकार है, पावर है कि वह किसी क्षेत्र विशेष के लिए निर्धारित कर सकता है कि भाई इतनी गुणवत्ता होनी चाहिए। अगर उससे कम हो रही है तो इसका मतलब क्या है, वहां पर जो उद्योग धंधे लगे हैं वो अभी भी प्रदूषण फैला रहे हैं। 11 कार्य है 11वां नंबर का, केंद्रीय बोर्ड वायु प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण तथा उपशमन से संबंधित संपूर्ण जानकारी को एकत्रित करता है और जनहित में उनका प्रसारण भी कराता है। संपूर्ण जानकारी एकत्रित करना फिर जनहित में प्रसारित करना भी केंद्रीय बोर्ड का कार्य है। 12वां कार्य है, उपरोक्त कार्यों के अलावा कुछ ऐसे कार्य भी केंद्रीय बोर्ड को संपादित करने पड़ते हैं जिन्हें केंद्रीय सरकार उचित एवं आवश्यक समझती है। ये कार्य तो करेगी, लेकिन कुछ कार्य ऐसे जिन्हें केंद्रीय सरकार उचित समझे उनको भी क्या कर सकती है, प्रसारित कर सकती है। नंबर 13वां कार्य, केंद्रीय बोर्ड विशिष्ट कार्यों के दक्ष पालन हेतु एक या एक से ज्यादा जैसी भी आवश्यकता हो प्रयोगशाला स्थापित कर सकती हैं। साथियों, केंद्रीय बोर्ड क्या कर सकती हैं, प्रयोगशालाएं, किस लिए, ताकि जो भी सैंपलिंग ली जा रही है उसकी जांच की जा सके और फिर कार्रवाई की जा सके, और ये जो प्रयोगशालाएं रहेंगी ये मान्यता प्राप्त रहेंगी। 14वां कार्य है, केंद्रीय बोर्ड इस अधिनियम के अधीन दिए गए उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए समानता अथवा विशेषता की नहीं अपने कार्यों को संपादित करने हेतु उन कार्यों को अपने द्वारा गठित समितियों को सौंप सकते हैं। यानी कि केंद्रीय बोर्ड अपने अधीन समितियों को गठित करेंगे और जो कार्य उनको करने हैं वो अपनी समितियों को भी दे सकते हैं और वो समिति उन कार्यों को भी करेंगी। साथियों, 15वां कार्य है कि केंद्रीय बोर्ड इस अधिनियम के प्रयोजन के प्रभावी निष्पादन तथा अपने कार्यों को समुचित रूप से संपादित करने हेतु कोई भी ऐसा अन्य कार्य कर सकता है जो कि उसकी दृष्टि में उचित और जरूरी हो। कोई अन्य कार्य भी कर सकता है जो उचित और जरूरी हो। साथियों, ये हमने केंद्रीय बोर्ड के कार्य बता दिए। अब हम आपको बताएंगे राज्य बोर्ड के कार्य। साथियों, वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा 17 में राज्य बोर्ड के कार्यों को उल्लिखित किया गया है। तो राज्य बोर्ड के कौन कौन से कार्य है वो हम एक एक करके आपको बता देते हैं। पहला कार्य है, राज्य बोर्ड वायु प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण तथा उपशमन के लिए व्यापक कार्यक्रम की योजना बनाएगा एवं उसके निष्पादन को सुनिश्चित कराने के लिए उचित आवश्यक प्रक्रियाएं अपनाएगा। कार्य लगभग मिलते जुलते हैं, थोड़ा बहुत अंतर है, वो आपको ध्यान रखना है। तो पहला कार्य है राज्य बोर्ड का कि राज्य बोर्ड वायु प्रदूषण के निवारण के लिए, उसको नियंत्रित करने के लिए व्यापक स्तर पर कार्यक्रम करेगा, योजनाएं करेगा, सेमिनार आयोजित करेगा, लोगों को जागरूक करेगा और इन योजनाओं को निष्पादन करने के लिए आवश्यक प्रक्रिया अपनाएगा। साथियों, पॉइंट नंबर दूसरा है, दूसरा कार्य, वायु प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण तथा उपशमन के संबंध में राज्य बोर्ड समय समय पर राज्य सरकार को इस निमित्त अपनी सलाह देगा। साथियों, केंद्रीय बोर्ड केंद्र सरकार को सलाह देता है और राज्य बोर्ड राज्य सरकार को सलाह देता है और उस हिसाब से फिर राज्य सरकार कार्यक्रम बनाती है। साथियों, तीसरा कार्य है, वायु प्रदूषण के
निवारण नियंत्रण और उपशमन संबंधी योजना तथा कार्यक्रमों में लगे हुए व्यक्ति, जिस प्रकार केंद्रीय बोर्ड में भी लगे हुए व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया जा सकता जाता है, उसी प्रकार राज्य बोर्ड में भी ऐसे व्यक्ति जो कि वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण से संबंधित कार्यक्रमों में लगे हुए हैं और इस प्रकार की योजनाओं में लगे हुए हैं जो कि वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण का कार्य कर रहे हैं, उनको प्रशिक्षित करना भी राज्य बोर्ड का कार्य है। नंबर चौथा कार्य है, राज्य बोर्ड किसी भी वक्त किसी भी नियंत्रण उपसकर औद्योगिक संयंत्र या अपक्रिया के लिए कार्यों का निरीक्षण कर सकता है। मतलब राज्य बोर्ड किसी भी औद्योगिक धंधे में जाकर के निरीक्षण कर सकता है और वहां निर्देश भी दे सकता है। नंबर 5वां कार्य, राज्य बोर्ड विभिन्न समय के अंतरालों पर वायु प्रदूषण नियंत्रणों के क्षेत्र में वायु की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने हेतु नियत रीति से निरीक्षण कर सकता है और ऐसे क्षेत्र में वायु प्रदूषण के निवारण नियंत्रण तथा उपशमन के लिए आवश्यक कार्रवाई कर उचित कदम उठा सकता है। वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए निरीक्षण भी कर सकता है और उचित कदम उठा सकता है किसी क्षेत्र में भी। छठवां कार्य है, राज्य बोर्ड केंद्रीय बोर्ड से परामर्श करने के बाद और केंद्रीय बोर्ड द्वारा वायु की गुणवत्ता के लिए निर्धारित मानकों को ध्यान में रखते हुए औद्योगिक संयंत्रों तथा मोटर गाड़ियों से वातावरण में वायु प्रदूषणकारी की उत्सर्जन या अन्य किसी स्रोत से वातावरण में वायु प्रदूषण के निस्सरण हेतु मानक निर्धारित कर सकता है, लेकिन इसमें जहाज अथवा वायुयान के लिए मानक निर्धारित करना राज्य बोर्ड के अधिकार के क्षेत्र में नहीं है। साथियों, एक पैमाना निर्धारित किया जाएगा, वो राज्य बोर्ड केंद्र बोर्ड से सलाह लेकर के निर्धारित कर सकता है, लेकिन जहाज और एरोप्लेन से संबंधित पैमाना राज्य बोर्ड के क्षेत्र में नहीं आता है। साथियों, कार्य नंबर 7वां है, अगर किसी औद्योगिक संयंत्र के संचालन से वायु प्रदूषण की संभावना है एवं ऐसे औद्योगिक संयंत्र से या तो स्थापित किया जा रहा हो या संचालित स्थिति में हो, इसकी जानकारी यदि राज्य बोर्ड को होती है तो राज्य बोर्ड का कर्तव्य है कि इस संबंध में वह राज्य सरकार को अपनी सलाह दे। तो इस संबंध में उसका कर्तव्य है कि वह राज्य बोर्ड को अपनी सलाह दे, जिससे कि उस संयंत्र पर कार्यवाही की जा सके। अगर कोई संयंत्र है जिस पर इस प्रकार की स्थिति बन रही है कि वह प्रदूषण फैला सकता है, वह इस प्रकार से प्रदूषित कर सकता है वायु को, तो उसके संबंध में राज्य सरकार को सूचना दे सकती है, राज्य सरकार को अपनी सलाह देगी। कार्य नंबर 8 है, राज्य बोर्ड उक्त कार्यों के अतिरिक्त उन कार्यों को करने के लिए भी बाध्य होगा जो समय समय पर केंद्रीय बोर्ड या राज्य सरकार द्वारा उसे सौंपे जाएंगे। साथियों, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि केंद्रीय बोर्ड द्वारा जो कार्य दिए जाएंगे, राज्य सरकार द्वारा जो कार्य दिए जाएंगे, उनके लिए वह बाध्य होगा, यानी वो काम करने ही है राज्य बोर्ड को। कार्य नंबर 9वां है, केंद्रीय बोर्ड की ही तरह राज्य बोर्ड भी अपनी किन्हीं विशिष्ट कार्यों को दक्षतापूर्वक करने हेतु एक या एक से ज्यादा प्रयोगशालाओं की स्थापना कर सकते हैं। जिस प्रकार केंद्रीय बोर्ड प्रयोगशालाओं की स्थापना कर सकते हैं, उसी प्रकार राज्य बोर्ड भी प्रयोगशालाओं की स्थापना कर सकते हैं। नंबर 10वां है, कार्य नंबर 10वां, राज्य बोर्ड इस अधिनियम के प्रयोजन को प्रभावी रूप देने हेतु और उसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए तथा अपने कृत्यों के समुचित निर्वहन के लिए ऐसा कोई अन्य कार्य बात कर सकता है जो उचित या आवश्यक हो। राज्य बोर्ड अपने अनुसार कोई भी ऐसा कार्य जो कि प्रदूषण निवारण नियंत्रण से संबंधित है कर सकता है। तो साथियों, ये हमने राज्य बोर्ड के कार्य बता दिए। अब हम आपको बताएंगे केंद्रीय तथा राज्य बोर्ड की क्या शक्तियां हैं, ये हम आपको बताएंगे। अधिनियम की धारा 18 में केंद्रीय और राज्य बोर्ड की शक्तियों के बारे में बताया गया है। इस अधिनियम की धारा, वायु प्रदूषण निवारण अधिनियम की धारा 18 में केंद्रीय सरकार और केंद्रीय बोर्ड को निर्देश देने की शक्तियां प्रदान की गई हैं। धारा 18 की उपधारा 1 के अनुसार केंद्रीय बोर्ड अपने कर्तव्यों को पूर्ण करने हेतु केंद्र सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों के अंतर्गत कार्य करने को बाध्य होगा और हर राज्य बोर्ड राज्य सरकार द्वारा केंद्रीय बोर्ड द्वारा दिए गए निर्देशों को मानने को बाध्य होगा। साथियों, जो केंद्रीय बोर्ड है, केंद्र सरकार द्वारा जो भी निर्देश दिए गए हैं उनको मानने के लिए बाध्य होगा। इसी प्रकार राज्य बोर्ड केंद्रीय बोर्ड तथा राज्य सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों को मानने के लिए बाध्य होगा। अगर राज्य सरकार द्वारा दिया गया कोई कार्य या अगर राज्य सरकार द्वारा दिया गया कोई निर्देश केंद्रीय बोर्ड द्वारा दिए गए निर्देश के प्रतिकूल है तो ऐसे मामले को केंद्र सरकार द्वारा निर्णित किया जाएगा। अगर किसी बात से विरोधाभास हो रहा है तो उसका निर्णय केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा। अगर केंद्रीय सरकार यह समझती है कि राज्य बोर्ड ने केंद्रीय बोर्ड द्वारा दिए गए निर्देश की अवहेलना की है, अगर केंद्रीय सरकार यह समझती है कि राज्य बोर्ड ने अवहेलना की है, किस चीज की अवहेलना, कि केंद्रीय बोर्ड द्वारा दिए गए निर्देश की अवहेलना की है और उस अवहेलना या वित्तक्रम से ऐसा संकट पैदा हो गया है जिससे कि निपटना जनहित में जरूरी हो गया है, तो ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार केंद्रीय बोर्ड को निर्देश देगी कि वह ऐसे समय तथा क्षेत्र प्रयोजन हेतु राज्य बोर्ड का निर्दिष्ट कृत्यों का स्वयं पालन करे। अगर मान लीजिए कोई कार्य केंद्र सरकार द्वारा दिया गया या केंद्रीय बोर्ड द्वारा राज्य बोर्ड को दिया गया और राज्य बोर्ड ने
उसको नहीं माना, उसकी अवहेलना कर दी और इसकी वजह से भारी संकट की स्थिति आ गई। तो उस समय केंद्र सरकार निर्देशित करेगी केंद्र बोर्ड को कि वो जाकर के राज्य में कार्य करे। क्या करे? राज्य में जाकर के कार्य करें। तो साथियों ये कौन सा बताएगा? केंद्र सरकार किसको? केंद्रीय बोर्ड को। इसी तरह केंद्रीय बोर्ड जब राज्य बोर्ड के कार्य को अपने स्तर से पूर्ण करता है तो केंद्रीय बोर्ड केंद्र सरकार के निर्देशानुसार और केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित ब्याज की दर से उस व्यय को उस व्यक्ति या उन व्यक्तियों से वसूल करने की शक्ति रखता है जिनसे कि राज्य बोर्ड वसूल करता। साथियों जो कार्य राज्य बोर्ड करता वही पूरे कार्य केंद्रीय बोर्ड करेगा। जो वसूली जहां से होनी है, टैक्स कहां से लेना है, वो सारे के सारे कार्य केंद्रीय बोर्ड निर्धारित पैमाने के अनुसार करेगा जो भी निर्धारित है। सन 1988 के संशोधन से पहले इस तरह की व्यवस्था नहीं थी। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि यदि केंद्रीय बोर्ड किसी क्षेत्र विशेष तथा विशेष प्रयोजन के लिए राज्य बोर्ड के किसी कार्य को करता है तो इनका तात्पर्य कदापि नहीं कि अब उस कार्य को राज्य बोर्ड नहीं कर सकेगा। अगर मान लीजिए केंद्रीय बोर्ड द्वारा कुछ कार्य आकर के राज्य बोर्ड के कर दिए गए तो इसका मतलब ये नहीं है कि राज्य बोर्ड फिर वो कार्य नहीं करेगी, वो कार्य राज्य बोर्ड जरूर करेगी। साथियों अब हम आपको बताएंगे राज्य बोर्डों की शक्तियां। राज्य बोर्ड की भी शक्तियां केंद्रीय बोर्ड तथा राज्य सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन के परिप्रेक्ष्य में प्रदान की गई हैं, जो इस अधिनियम की धारा 19 से धारा 26 के अंतर्गत राज्य बोर्डों की शक्तियों का उल्लेख किया गया है, जो इस प्रकार हैं। साथियों राज्य बोर्ड की शक्ति धारा 19 और 26 तक है। धारा 19 से 26 तक वर्णित है। पहला है वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र घोषित करने की शक्ति। राज्य बोर्ड को यह शक्ति है कि वह वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र घोषित कर सकती है। राज्य सरकार राज्य बोर्ड से परामर्श करने के बाद या राज्य बोर्ड की सलाह पर सरकारी राजपत्र में अधिसूचना जारी करते हुए राज्य के किसी भी क्षेत्र को इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र के रूप में घोषित कर सकती है। यह शक्ति इस अधिनियम की धारा 19 द्वारा प्रदत्त की गई है। साथियों मोटर गाड़ियों से उत्सर्जन के लिए मानक सुनिश्चित करने के लिए निर्देश देने की शक्ति। राज्य सरकार राज्य बोर्ड के परामर्श से राज्य सरकार राज्य बोर्ड के परामर्श और सलाह पर मोटरयान अधिनियम 1988 के अधीन संबंधित अधिकारी को मोटर वाहन अधिनियम में दिए गए निर्देशों का सख्ती से पालन कराए जाने का निर्देश दे सकती है। जो मोटर व्हीकल एक्ट बना हुआ है उसके जो प्रावधान है उनका सख्ती से पालन कराने के लिए निर्देश दे सकती है। कार्य नंबर तीसरा है कतिपय औद्योगिक संयंत्रों के उपयोग पर निर्बंधन की शक्ति। राज्य बोर्ड को इस अधिनियम की धारा 21 के अधीन यह शक्ति प्रदान की गई है कि वह सरकारी राजपत्र में राज्य सरकार द्वारा यह घोषित करा सकता है कि राज्य में कोई भी व्यक्ति राज्य बोर्ड के बिना पूर्व सहमति तथा अनुमति के किसी भी वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र में किसी भी औद्योगिक संयंत्र की ना तो स्थापना करेगा ना ही उसे चलाएगा। साथियों अगर कोई उद्योग धंधा किसी ऐसे क्षेत्र में जहां वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र है उस क्षेत्र में अगर ओपन कर रहा है तो उसको पहले अनुमति लेना आवश्यक है। राज्य बोर्ड से बिना अनुमति के कोई भी उद्योग धंधा स्थापित नहीं कर सकता है। शक्ति नंबर चौथी है वायु प्रदूषण कायद करने से व्यक्तियों को अवरोध करने के लिए न्यायालय को आवेदन करने की शक्ति। साथियों इस अधिनियम की धारा 22A के अधीन बोर्ड किसी भी प्रदूषणकारी व्यक्ति को प्रदूषण फैलाने से रोकने हेतु निर्देशित करने के उद्देश्य से अपर महानगर मजिस्ट्रेट या अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं, यानी उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है बोर्ड। नंबर 5वीं शक्ति प्रवेश एवं निरीक्षण की शक्ति। जो राज्य बोर्ड है बोर्ड का कोई भी पदाधिकारी जो इस निमित्त अधिकृत किया जाए इस अधिनियम के उद्देश्यों की प्राप्ति तथा पूर्ति के लिए उन स्थानों पर प्रवेश तथा निरीक्षण की शक्ति रखता है जो कि राज्य सरकार द्वारा राज्य बोर्ड द्वारा केंद्रीय बोर्ड द्वारा विहित की जाए। साथ ही उस स्थान पर जा सकता है, निरीक्षण कर सकता है जहां प्रदूषण फैलाने की सूचना मिली है, प्रदूषण फैलाया जा रहा है, उसकी जाकर के जांच कर सकती है। शक्ति नंबर 6वीं जानकारी प्राप्त करने की शक्ति। राज्य बोर्ड या उसका कोई भी पदाधिकारी यानी राज्य बोर्ड या उसका कोई भी पदाधिकारी औद्योगिक इकाई या संयंत्र संचालक से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और वह जानकारी देगा। नंबर 7वीं शक्ति कतिपय दशाओं में राज्य बोर्ड की निश्चित संकल्पों को करने की शक्ति। इस अधिनियम की धारा 30 के अधीन यह शक्ति प्रदान की गई है कि अगर धारा 25 अथवा धारा 30 के अधीन किसी व्यक्ति से निश्चित समय के अंतर्गत किसी कार्य को करने की अपेक्षा की जाती है, मान लीजिए किसी व्यक्ति से कोई कार्य करने की अपेक्षा की जाती है कि वह जानकारी देगा और वह व्यक्ति नियत समय के अंदर उस कार्य को संपन्न नहीं कर पाता तो उस कार्य को राज्य बोर्ड करेगा। अगर वह नहीं कर पाता तो फिर वह राज्य बोर्ड के हाथों चला जाएगा, फिर उस कार्य को राज्य बोर्ड द्वारा किया जाएगा और उस कार्य में जो भी व्यय आएगा वह मैं ब्याज
उस व्यक्ति से ही वसूल की जाएगी और इसकी वसूली की प्रक्रिया वही होगी जो भू राजस्व वसूल करने के लिए अपनाई जाती है। मतलब अगर वह नहीं देगा तो फिर भू राजस्व से वसूली जाएगी कि उसकी चलाचल संपत्ति से वसूल की जाएगी। साथियों पॉइंट नंबर 8वां, शक्ति नंबर 8वीं है निर्देश देने की शक्ति। किसी अन्य विधि में किसी अन्य बात के होते हुए पर इस अधिनियम के उपबंधों और केंद्र सरकार द्वारा दिए जाने वाले निर्देशों के अधीन रहते हुए बोर्ड इस अधिनियम के अंतर्गत अपनी शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का निर्वहन करते हुए किसी भी व्यक्ति, अधिकारी या प्राधिकारी को लिखित में निर्देश जारी कर सकेगा तथा ऐसा व्यक्ति, अधिकारी अथवा प्राधिकारी उन निर्देशों को मानने को बाध्य होगा। साथियों राज्य बोर्ड किसी भी व्यक्ति को, किसी भी अधिकारी को, किसी भी प्राधिकारी को लिखित में निर्देश जारी करेगा जो कि वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण से संबंधित है और वह व्यक्ति उनको मानने के लिए बाध्य होगा। तो साथियों ये हमने क्या बता दी, शक्तियां बता दी। अब हम आपको दंड बताएंगे। दंड क्या क्या है साथियों, इसमें दंड का प्रावधान किया गया धारा 37 से 46 तक में दंड के बारे में बताया गया है। नंबर 1, धारा 21 तथा धारा 22 के उपबंधों या धारा 31 के अधीन जारी किए गए निर्देशों का अनुपालन करने। साथियों धारा 22 में बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति, धारा 21 में बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो कि अपना उद्योग संचालित करना चाह रहा है और वह बिना अनुमति के संचालित कर रहा है तो ये दंडनीय अपराध है। और इसी प्रकार अगर कोई व्यक्ति प्रदूषण फैला रहा है तो वो भी एक प्रकार से दंडनीय अपराध है। और कोई व्यक्ति अगर मान लीजिए किसी को निर्देश दिया गया उनका पालन नहीं कर पा रहा है तो भी दंडनीय अपराध है। अगर उनकी अवहेलना करता है तो धारा 37 के निबंध उपबंध किए गए हैं। जो कोई धारा 21 धारा 22 के उपबंध अथवा धारा 31A के अधीन दिए गए निर्देशों का पालन करने में असमर्थ रहता है तो वह ऐसी हर ऐसी असमर्थता पर कारावास जिसकी अवधि 1 वर्ष तथा 6 माह से कम नहीं होगी किंतु 6 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से दंडित किया जाएगा। अगर फिर भी असमर्थता जारी रहती है तो प्रथम असफलता के लिए दोष सिद्धि किए जाने के पश्चात प्रत्येक दिन के लिए 5,000 रुपए दंड का प्रावधान भी है। जुर्माने का पर डे 5,000 रुपए दंड से दंडनीय होगा। यदि असमर्थता दोष सिद्धि के पश्चात 1 वर्ष की अवधि के परे जारी रहती है तो ऐसे अवधि में 2 वर्ष से कम नहीं होगा कारावास जो कि 7 वर्ष तक का हो सकेगा, दंड से दंडित किया जाएगा। कुछ और शास्तियां हैं वो भी हम आपको बता देते हैं। सब क्लॉज 2 यानी धारा 37 के सब क्लॉज 2 में एक नंबर की जो है वो नंबर 1 में बोर्ड के प्राधिकार द्वारा या उसके अधीन भूमि पर लगाए गए किसी स्तंभ, थंब या खूंटे को या प्रस्तुत अंतरलिखित रखी गई किसी सूचना या अन्य पदार्थ को नष्ट करेगा, गिराएगा, हटाएगा, क्षति पहुंचाएगा, निरूपित करेगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति, राज बोर्ड ने, जो वायु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है उसके राज बोर्ड ने कोई स्थान पर कोई सूचना लगा दी, कोई लिखित में स्तंभ लगा दिया, कोई जानकारी लगा दी, अगर उसको कोई नष्ट करेगा तो भी यह माना जाएगा कि उसने अपराध किया है, क्षति पहुंचाएगा तो भी माना जाएगा कि उसने अपराध किया है। दूसरा है बोर्ड के आदेशों निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी व्यक्ति को इस अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग और अपने कर्तव्यों का पालन करने में कोई बाधित करेगा। अगर कोई व्यक्ति राज बोर्ड के सदस्य को उसके कार्य करने में बाधा पहुंचाएगा तो भी दंडित किया जाएगा। नंबर 3, बोर्ड के किसी संकल्प में या संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा। मान लीजिए बोर्ड की किसी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहा है तो भी दंडित किया जाएगा। चौथा है बोर्ड के किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी को ऐसी कोई जानकारी देने में असफल रहेगा जिसकी वह इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए अपेक्षा करेगा। मान लीजिए बोर्ड का कोई सदस्य जानकारी चाह रहा है, कोई उद्योग वाला जानकारी नहीं दे रहा है, बिजनेसमैन या कोई उद्योग धंधा जिसकी इंडस्ट्री है, कारखाना है, वो जानकारी नहीं दे रहा है तो भी वो दंडनीय अपराध माना जाएगा। 5वां, राज बोर्ड द्वारा वातावरण में वायु प्रदूषकों के अधिकथित मानकों से आधिक्य में वातावरण वायु प्रदूषण के उत्सर्जन की घटना या ऐसी घटना की आशंका की सूचना बोर्ड या अन्य प्राधिकारियों अभिकरणों को देने में असफल रहता है। मान लीजिए जो मानक निर्धारित किया गया है उससे अधिक आप कर रहे हैं उत्सर्जन, तो ऐसी स्थिति में आपको सूचना देना है और नहीं दे रहे हैं तो फिर आपको दंडित किया जाएगा। नंबर 6, कोई ऐसी जानकारी देने में जिसका दिया जाना उससे या इस अधिनियम के अधीन अपेक्षित है ऐसा कथन करता है जिसका कोई महत्वपूर्ण अंश मिथ्या है। अगर मान लीजिए कोई जानकारी देना है, दिया जाना चाहिए था और नहीं दे रहा है और फिर वह ऐसा कथन करता है जो जानकारी देता है वो झूठी है तो भी दंडित किया जाएगा। 7वां है धारा 21 के अधीन कोई सहमति प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए जानते हुए
या जानबूझकर ऐसा कथन करता है जिसका कोई महत्वपूर्ण अंश मिथ्या है। मान लीजिए कोई सहमति प्राप्त अनुमति प्राप्त करना चाहता है और झूठी जानकारी के आधार पर प्राप्त करता है तो भी दंडित किया जाएगा। तो साथियों वह कारावास, इसमें दंड का क्या प्रावधान है, इसमें 3 माह तक का कारावास है, 10,000 रुपए तक का जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा, जो कि धारा 38 में दंडित का प्रावधान किया गया है। साथियों अधिनियम के कतिपय उपबंधों के उल्लंघन के लिए दंड, धारा 39 उन उपबंधों के उल्लंघन पर दंड भेद करती है जिसके लिए अधिनियम के अंतर्गत अन्यत्र कहीं दंड का प्रावधान नहीं है। धारा 39 में उन दंडों को बताया गया है जो कि अधिनियम में नहीं दिए गए हैं, उनको दंडित किए जाने का प्रावधान किया गया है। जो कोई इस अधिनियम के किसी उपबंध या इसके अधीन जारी किए गए आदेश अथवा निर्देश का उल्लंघन करता है उसको दंडित किया जाएगा और उसको 3 माह तक के कारावास, जुर्माना जो कि 10,000 रुपए तक का हो सकेगा, दोनों से दंडित किया जाएगा। अगर प्रथम उल्लंघन करता है दोषसिद्धि के बाद तो 5,000 रुपए तक का हो सकेगा, पर डे के हिसाब से जुर्माने से दंडित किया जाएगा। चौथा दंड है धारा 40 में दिया गया है। जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया हो, वहां प्रत्येक व्यक्ति जो इस अपराध के किए जाने के समय कंपनी के कारोबार के संचालन के लिए उस कंपनी का भारसाधक और उसके प्रति उत्तरदायी थे। अगर मान लीजिए कोई अपराध यानी कि वायु प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है तो उस कंपनी में जो भी व्यक्ति कार्यरत हैं और जो उसके भारसाधक हैं वो उसके लिए उत्तरदायी होंगे। क्या होंगे? वह उसके लिए उत्तरदायी माने जाएंगे। तो साथियों ये हमने कंपनी के बारे में बताया। अब हम आपको बताएंगे 5वां दंड है जो धारा 41 कहती है सरकारी विभागों द्वारा अपराध। सरकारी विभागों द्वारा अपराध के बारे में बताया गया है कि जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी सरकारी विभाग द्वारा किया गया है वहां विभागाध्यक्ष को अपराध का दोषी समझा जाएगा। मतलब अभी कंपनी के बारे में बताया गया था, अब अगर मान के चलिए कोई सरकारी विभाग है, सरकारी विभाग के द्वारा अपराध किया जाता है तो जो उसका हेड है ये माना जाएगा उसने अपराध किया है। क्या माना जाएगा? कि उसने अपराध किया है। तो साथियों ये 5 ऐसे दंड हैं जो हमने आपको बता दिए। अब हम आपको बताएंगे कि वायु प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण संबंधी प्रावधान क्या है। साथियों दंड बता दी, अब हम आपको क्या बता रहे हैं कि वायु प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण संबंधी क्या प्रावधान है, ये हम आपको एक एक करके बताएंगे। साथियों नंबर 1 है वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र घोषित करने की शक्ति। ये जो अधिनियम है वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1981, इसको शक्ति प्राप्त है कि यह उस क्षेत्र को वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र घोषित कर सकती है। साथियों अधिनियम की धारा 19+1 में अभिकथित किया गया है कि इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए राज्य सरकार राज्य बोर्ड के परामर्श करने के पश्चात राजपथ में अधिसूचना द्वारा ऐसी पद्धति से जो कि भेद की जाए राज्य के भीतर कोई एक क्षेत्र या अनेक वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र घोषित कर सकती है। मतलब ये हुआ कि ये जो बोर्ड है राज्य के अंतर्गत एक या एक से अधिक, मतलब जैसे ये क्षेत्र घोषित किया जाता है कि भाई इसको रेखांक यहाँ प्रदूषण बढ़ रहा है, यहाँ पर ये चीज की आवश्यकता है, तो उसको घोषित कर सकती है। किसी वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र को चाहे उसका विस्तार करके अथवा उसे कम करके उसे परिवर्तित कर सकती है। मतलब अगर चाहे, अब जैसे कोई एक एरिया है जिसमें प्रदूषण ज्यादा है तो उसको वायु प्रदूषण क्षेत्र घोषित कर दिया, अब लग रहा है कि इसका क्षेत्र और बढ़ाना चाहिए तो बढ़ा भी सकते हैं और घटाना चाहिए तो घटा भी सकते हैं। ऐसा नया वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र भी घोषित कर सकती है जहां प्रदूषण की संभावना है या फैल रहा है या ऐसी स्थिति बन रही है तो नया क्षेत्र भी घोषित कर सकते हैं। साथियों दूसरा प्रावधान है मोटर गाड़ी से उत्सर्जन के लिए मानक को सुनिश्चित करने के लिए अनुदेश देने की शक्ति। राज्य सरकार की इस शक्ति के संबंध में धारा 20 निम्नलिखित प्रावधान करती है। यह सुनिश्चित करने के प्रयोजन से कि धारा 17(1) के अधीन राज्य बोर्ड यह सुनिश्चित के अधीन राज्य बोर्ड द्वारा अधिकथित मोटर गाड़ियों से वायु प्रदूषक के उत्सर्जन के मानक का अनुपालन किया जाए। राज्य सरकार राज्य बोर्ड से सलाह करके ऐसे निर्देश देगी जो मोटरयान अधिनियम 1988 के अधीन मोटरयान के पंजीकरण के प्रभावी संबंध अधिकारी को ऐसे निर्देश दे सकती है। मतलब ये हुआ कि इसके द्वारा इस प्रकार से निर्देश दिए जाएंगे कि ऐसे वाहन बनाए जाएं जिनसे प्रदूषण ना हो, या इस प्रकार का इंजन उपयोग में किया जाए जिससे कि प्रदूषण ना आए, और जो मोटर व्हीकल एक्ट है उसके प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार के निर्देश दिए जाएंगे जिससे कि वायु प्रदूषण ना बढ़े। साथियों कतिपय औद्योगिक संयंत्रों के प्रयोग पर निर्बंधन लगाने की शक्ति। कोई व्यक्ति राज्य बोर्ड की अनुमति के बिना वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र में किसी औद्योगिक संयंत्र की स्थापना नहीं करेगा। पहली बात तो यह है कि अनुमति लेना जरूरी है, बिना अनुमति के कोई भी नया उद्योग धंधा स्थापित नहीं होगा। परंतु
वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1987 की धारा 9 के प्रारंभ के तत्काल पूर्व किसी वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र में किसी औद्योगिक संयंत्र को, जिसके लिए ऐसे प्रारंभ के पूर्व कोई सहमति आवश्यक नहीं थी, संचालित करने वाला व्यक्ति ऐसे प्रारंभ से 3 मास की अवधि अथवा उसने 3 मास की अवधि के भीतर ऐसी सहमति के लिए आवेदन किया है। मान लीजिए एक समय ऐसा जब उस समय पर इस प्रकार की आवश्यकता नहीं थी अनुमति की, फिर भी उसको अब अनुमति लेनी है 3 माह के अंदर, और मान लीजिए कोई आवेदन पेंडिंग है तो उसका भी 3 माह के अंदर निराकरण होगा, यानी 3 माह के अंदर आवेदन प्रस्तुत करना ही है। साथियों, नंबर चौथा है, उद्योग आदि चलाने वाले व्यक्ति राज्य बोर्ड द्वारा निर्धारित स्तर से अधिक वायु प्रदूषकों के निस्तारण की अनुज्ञा न देना। धारा 22 में उपबंध किया गया है कि कोई भी व्यक्ति जो किसी वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र में किसी औद्योगिक संयंत्र का परिचालन कर रहा है तो वह धारा 17 की उपधारा 1 खंड 6 के अधीन राज्य बोर्ड द्वारा निर्धारित स्तर से अधिक वायु प्रदूषकों के निस्तारण का न बयान करेगा अथवा कराएगा या बयान करे की अनुज्ञा देगा, बिना अनुमति के कार्य नहीं करेगा। ये है सीधी सी बात। इसका भी इस पॉइंट में भी यही बताया गया कि अगर कोई स्थापित कर लिया है तो उसको फिर ये सारी चीजें करनी है जो प्रावधान में दिया गया, बिना अनुमति के नहीं करना है। 5वां पॉइंट है, बोर्ड की वायु प्रदूषण कायद करने से व्यक्तियों को निर्बंधित करने के लिए न्यायालय में आवेदन करने की शक्ति। अगर कोई व्यक्ति वायु प्रदूषण फैला रहा है, कोई कंपनी फैला रही, तो उसके खिलाफ कार्रवाई करके न्यायालय भेज सकती है और फिर न्यायालय द्वारा पनिशमेंट किया जाएगा। साथियों, 6वीं शक्ति है, कतिपय मामले में राज्य बोर्ड और दूसरे अभिकरण को सूचना देना। धारा 23 के अनुसार जहां किसी क्षेत्र में राज्य बोर्ड द्वारा निर्धारित स्तर से अधिक वायु प्रदूषक वायुमंडल में किसी दुर्घटना या अन्य अप्रत्याशित कार्य घटना के कारण विद्यमान है या होने की आशंका है, उस परिसर का भाषाद अधिकारी जहां निस्सरण है या होने की आशंका है, ऐसी घटना के होने की या होने की आशंका की सूचना राज्य बोर्ड को या ऐसे प्राधिकारी को या अभिकरण को करेगा जो भेद होगा। मतलब ये हुआ कि इसमें भाई आपको सूचना देना जरूरी है। मान लीजिए कोई ऐसा क्षेत्र है जहां पर प्रदूषण फैल रहा है, इसमें स्पष्ट कहा गया है कि प्रदूषक वायुमंडल में किसी दुर्घटना या अप्रत्याशित कार्य के बारे में अगर कोई ऐसी हो रही तो आशंका की सूचना राज्य बोर्ड को या ऐसे प्राधिकारी या अभिकरण को करेगा जो विहित होगा। इसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि धारा 23 के अनुसार जहां किसी क्षेत्र में राज्य बोर्ड द्वारा निर्धारित स्तर से अधिक वायु प्रदूषक वायुमंडल में, मतलब जो निर्धारण राज्य बोर्ड द्वारा किया गया है उससे अधिक उत्सर्जन किया जा रहा है, तो इस संबंध में या ऐसी आशंका है तो सूचना दी जाएगी। साथियों, प्रवेश तथा निरीक्षण की शक्ति। धारा 24 बोर्ड को प्रवेश एवं निरीक्षण की शक्ति प्रदान करती है। राज्य बोर्ड द्वारा इस निमित्त सशक्त व्यक्ति को अधिकार दिया जाता है कि वह सौंपे गए कार्यों के लिए, उनका पालन कराने के प्रयोजन के लिए प्रवेश कर सकता है किसी भी स्थान पर जहां पर जो कार्य उसको निष्पादन करना है वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण से संबंधित, और यह अवधारित करने के प्रयोजन के लिए क्या और यदि हाँ तो किस रीति से ऐसे किन्हीं कृत्यों का पालन किया जाना है, कोई कार्य या क्रियाकलाप का पालन किया जाना है जिससे कि प्रदूषण निवारण नियंत्रण हो, यानी कि वायु प्रदूषण कम किया जाए, तो उसके लिए वह कार्य कर सकता है, प्रवेश कर सकता है। उद्योग धंधों के जो रजिस्टर हैं और जो सामग्री है उनको देख सकता है, निरीक्षण कर सकता है। पॉइंट नंबर 8वां है, सूचना प्राप्त करने की शक्ति। धारा 25 राज्य बोर्ड को सौंपे गए कृत्यों को संपादित करने के प्रयोजन से वह अथवा उसके द्वारा सशक्त कोई अधिकारी इस निमित्त किसी अधिष्ठाता या किसी व्यक्ति से जो उद्योग चला रहा है उससे वह सूचना प्राप्त करने की शक्ति रखता है, उसको वह सूचना देगा कि उसके द्वारा कितने उद्योग धंधे संचालित किए जा रहे हैं, कितनी चिमनियां लगाई जा रही हैं, किस प्रकार से उनका निस्तारण कराया जा रहा है, ये सारी चीजें उनको बतानी होगी। वायु उत्सर्जन का नमूना लेने की शक्ति और उसके संबंध में अनुसरण की शक्ति। साथियों, धारा 26 राज्य बोर्ड या उसके द्वारा निमित्त सशक्त किसी अधिकारी को यह शक्ति होगी कि वह विश्लेषण के प्रयोजन के लिए चिमनी, धुएं के मार्ग या नाली या किसी दूसरे विकास से इस पद्धति के नमूने ले। मतलब जो भी नली है, नाली है, जहां से धुआं निकल रहा है, चिमनी है, उससे वहां से सैंपल लेगी और उसकी जांच कराएगी। साथियों, नमूने के विश्लेषण के परिणामों की रिपोर्ट। धारा 27 जहां किसी उत्सर्जन का नमूना राज्य बोर्ड द्वारा स्थापित प्रयोगशाला को भेजा गया है वहां धारा 19 की उपधारा 2 के अधीन नियुक्त विश्लेषक नमूने का विश्लेषण करेगा तथा भेद रूप से विश्लेषण की रिपोर्ट 3 प्रारूपों में राज्य बोर्ड को भेज देगा। साथियों, राज्य वायु प्रयोगशाला। धारा 28 के अनुसार राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा एक राज्य वायु प्रयोगशाला स्थापित करेगी और राज्य वायु प्रयोगशाला को सौंपे गए कृत्य को करने के
किसी प्रयोगशाला या संस्थान को राज्य वायु प्रयोगशाला के रूप में निर्दिष्ट कर सकेगी। राज्य सरकार राज्य बोर्ड को परामर्श करने के पश्चात निम्नलिखित भेद करने के लिए नियम बनाएगी। राज्य वायु प्रयोगशाला के कृत वायु या उत्सर्जन के नमूने विश्लेषण के लिए या अन्य विषय प्रयोगशाला को अपने कृत्य के लिए समर्थ बनाने के लिए। मतलब ये हुआ कि एक प्रयोगशाला होगी जहां पर जो सैंपल है उनका परीक्षण किया जाएगा। साथियों, धारा 29 विश्लेषक में अवगत किया गया कि राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसे व्यक्तियों को जिन्हें वह ठीक समझे और जो बेहद अहर्ताएं रखते हैं, धारा 28 की उपधारा 1 के अंतर्गत स्थापित या निर्दिष्ट किसी प्रयोगशाला को भेजे गए वायु अथवा उत्सर्जन के नमूने के विश्लेषण के प्रयोजन के लिए राज्य के विश्लेषक नियुक्त कर सकती है। मतलब जो दक्ष हैं, जो एक्सपर्ट है, उनको राज्य की विश्लेषक नियुक्त कर सकती है। साथियों, विश्लेषकों की रिपोर्ट कोई दस्तावेज जिसका यथास्थिति सरकारी विश्लेषक या राज्य बोर्ड विश्लेषक द्वारा हस्ताक्षरित रिपोर्ट होना तत्परित है, इस नियम के अधीन किसी कार्रवाई में उसे कथित तथ्यों के साक्ष्य के रूप में उपयोग किया जाएगा। जो एक्सपर्ट की रिपोर्ट है उसको साक्ष्य के रूप में उपयोग में लाया जाएगा। धारा 14 अपील, धारा 31 मतलब पॉइंट नंबर 14 अपील धारा 31 में दिया गया है। इस अधिनियम में राज्य बोर्ड द्वारा किसी किए गए आदेश से व्यथित व्यक्ति अपील कर सकता है और 30 दिन के भीतर उसको अपील करना होगा। निर्देश देने की शक्ति किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी किंतु इस अधिनियम के उपबंधों और किन्हीं निर्देशों को जो केंद्र सरकार द्वारा इसके लिए दे, अधीन बोर्ड को इस अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों को प्रयोग तथा अपने कृत्यों के निर्वहन में किसी व्यक्ति, अधिकारी और प्रतिकारी को लिखित में कोई निर्देश जारी कर सकता। मतलब निर्देश देने की शक्ति है कि इस राज्य बोर्ड अपने अधीन, केंद्रीय बोर्ड अपने अधीन, केंद्र सरकार, राज्य सरकार इस प्रकार के लिखित में निर्देश दे सकती है जिनको मानने के लिए सभी बाध्य होंगे। तो साथियों, ये हमने आपको वायु प्रदूषण बता दिया। वायु प्रदूषण में हमने आपको केंद्रीय राज्य बोर्ड बताया, उनकी शक्ति बताई, कार बताए और प्रदूषण रोकने के लिए क्या कानूनी प्रावधान है वो भी बताए इस अधिनियम में जो वर्णित है। और अब हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। अभी हमने 81 पढ़ा, अब हम 86 में आएंगे। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के उद्देश्य, नाम विस्तार, उसके बाद फिर हम आपको इसी में बताएंगे कि इसमें किस प्रकार से कार्य किया जाता है, केंद्र सरकार द्वारा किए जाने उपाय क्या है, किए जाने वाले उपाय क्या है, निर्देश देने की शक्ति, शक्तियां क्या है, किस प्रकार के संरक्षण किए जा रहे हैं, ये सारी चीजें हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। थैंक यू साथियों।